नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर एंड इनिशिएटिव ऑफ बीसीडब्ल्यू। आज करेंगे हम करंट अफेयर्स। ठीक है, ये इस सीरीज की नेक्स्ट क्लास है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड टू गिवन पद्म अवार्ड्स इन द ईयर। तो 132 लोगों को ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो 132 बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे 132 लोगों को पद्म अवार्ड्स टोटली दिए जाएंगे। इस लिस्ट में जो टोटल एक तरह से कम्युलेशन किया गया है उसमें आपके 5 पद्म विभूषण हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 पद्म विभूषण हैं। इसके अलावा 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इसके अलावा टोटल इसमें हम देख सकते हैं जो 30 अवार्ड हैं वो वुमेन को दिए जाएंगे। 8 अवार्ड जो हैं वो आपके फॉरेनर्स कैटेगरी के लिए जाएंगे, जिसमें से 9 जो हैं वो आपके पॉस्टमस अवार्ड्स हैं, यानी कि ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, पद्म अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। ये जो अवार्ड हैं इनकी जो अनाउंसमेंट है वो एनुअली की जाती है जो हम जब हम मनाते हैं अपना गणतंत्र दिवस। ठीक है, उसी की शाम को ये जो अवार्ड हैं इनको अनाउंस किया जाता है और प्रेसिडेंट जो हैं इन अवार्ड्स को लोगों को देते हैं मार्च अप्रैल के मंथ में। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर और अवार्ड्स जो हैं इसके अंदर एक तरह से विघ्न देखा गया था 1978 से 79 के बीच में। इसके अलावा 1993 से 1997 के बीच में। ओके, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इनके बीच में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा केओस फैला हुआ था। ये लिस्ट है आपके पद्म विभूषण की, जहां हम देखते हैं विजयंती माला बाली, इनको आर्ट फील्ड में दिया गया है, ये तमिलनाडु से हैं। और कोनिडेला चिरंजीवी, ये इनको भी आर्ट क्षेत्र में दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश से हैं। श्री एम वेंकैया नायडू, ये पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है और इनका संबंध भी आंध्र प्रदेश से है। वहीं बात करते हैं श्री बिंदेश्वरी पाठक, ये सोशल वर्कर हैं बिहार से। और पद्म सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, ये आपके तमिलनाडु से हैं। तो ये जो लिस्ट है पद्म विभूषण की, इसको आप याद कर लीजिए, ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सीरियसली किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है पद्म भूषण। तो इनमें से भी आपको जो नाम है वो 2-3 बार एक तरह से अपने एंड से पढ़ने हैं, क्योंकि पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनके नाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, इनकी फील्ड यहाँ पे दी गई हैं, इनकी जो हमारा स्टेट है वो दिया गया है और यहाँ पे अवॉर्डीज़ के नेम हैं। जैसे कि फातिमा बीवी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध है पब्लिक अफेयर से और ये केरला से हैं। वहीं बात करोगे आप, श्री मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है आर्ट के क्षेत्र में, इनका संबंध वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, योंग लियो, ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये ताइवान के हैं। ठीक है, सीतारमन जिंदल, इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध कर्नाटका से है। वहीं आप देखोगे अश्विन बालचंद मेहता, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से। श्री राम नायक, पब्लिक अफेयर, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। और ये जो नाम यहाँ पर ढक गया था, सत्याब्रता मुखर्जी, इनका संबंध पब्लिक अफेयर से है। ठीक है, पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और ये वेस्ट बंगाल से हैं। तेजस मधुसूदन पटेल, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया है गुजरात से। तो इस लिस्ट को आपको देखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप अपनी तरफ से एक बार पढ़ पाएँ। सिर्फ पढ़ लीजिए 2-3 बार, ताकि आपको ना नाम सुनने में जब आए, जब आप इसको पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि हाँ, ऐसा आपने कुछ पढ़ा है। तो पद्म भूषण की एक लिस्ट ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उषा उथप, इनका नाम काफ़ी आया था। विजयकांत, और आप देख सकते हो 1-2 नाम और हैं इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी इन नाम्स को आप अपने एंड से देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे है पद्मश्री के अवार्ड्स और ये लिस्ट मैंने दे दी है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इनको रिसाइट नहीं कर रहा हूँ, इनको अपनी तरफ से आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको चैनल की तरफ से पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे अवार्ड्स पद्मश्री से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है, 132 लोगों को टोटल दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। तो कैमरून ने इसकी शुरुआत जो है वो की है। कैमरून जो है दुनिया की पहली मलेरिया टीका जो प्रोग्राम है इसको शुरुआत करेगा, अपने बच्चों को देना शुरुआत करेगा। ठीक है, तो कैमरून का नाम आप याद रखेंगे। वहीं हम देखेंगे यहाँ पे कैमरून ने इसकी शुरुआत कर दी है अपने यहाँ के बच्चों के लिए, और उसने टारगेट रखा है कि वो अगले 2 सालों के अंदर 2.5 मिलियन चिल्ड्रंस को ये वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। मॉजिरिक्स, ठीक है, इसका नाम हम देखेंगे। मॉजिरिक्स जो है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है जो अप्रूव की गई थी 2021 के अंदर। ठीक है, मॉजिरिक्स का नाम याद रखना, मलेरिया से इसका संबंध है।
यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा कैमरून को देखें तो ये एक सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है याओंडे, ठीक है। इसकी कैपिटल है याओंडे। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जोसेफ गुते और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड द डेथ पेनल्टी विद नाइट्रोजन गैस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसी देश ने पहली बार ऐसा किया है जब वो नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा देगा किसी को, ठीक है। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर है सी, अमेरिका के अंदर ऐसी सेंटेंस देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो केनेथ स्मिथ हैं इनको ये सज़ा दी गई है, मतलब नाइट्रोजन गैस से इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। और यूएस स्टेट ऑफ अलबामा की ये मतलब यूएस का आपको पता है ना वो अलग अलग राज्यों से बना हुआ है। तो यूएस स्टेट ऑफ अलबामा में ये सेंटेंस जो है ये दिया गया है केनेथ स्मिथ को। और ये इस तरह का पहला केस है जो यूएस के अंदर दिया जा रहा है जहाँ पे नाइट्रोजन गैस से किसी व्यक्ति को मौत दी जाएगी। ये हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेयर वाज द 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग कन्वीन्ड। तो इसकी लोकेशन थी आपकी भोपाल, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, भोपाल के अंदर ये मीटिंग हुई है। इसका ये 63rd CGPP की मीटिंग थी जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। इसको चेयर करने का जो काम है वो किया गया है श्री VL कांथा राव के द्वारा, जो है आपके सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। ओके, इसकी ये देखिए ये एक एनुअल प्रोग्राम है जिसके अंदर 2025 यानी कि 2024-25 के सेशन के लिए 1025 साइंटिफिक प्रोग्राम्स के लिए डिस्कशन हुआ है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसमें एम्फेसाइज किया गया है जो देश के सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ एजेंसीज हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, जैसे कि आपके IIT, NGRI, DRDO, NRSC, इसरो, इस टाइप के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोलैबोरेशन की डिमांड की गई है ताकि देश में साइंटिफिक प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। CGPB मीटिंग हुई है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, जो इसको हेड किया गया है कांथा राव जी के द्वारा। क्वेश्चन हमारे पास, हु इज सेट टू बिकम द सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट्स। तो हाल ही में ये न्यूज़ रही थी कल के अखबार में। तो ये फीमेल हैं हमारी, यानी कि वर्तमान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनका नाम है निर्मला सीतारमन, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो निर्मला सीतारमन जी ने लगातार ये छठा बजट है जो पेश किया है और ऐसा करने वाली वो दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, इसको आप हिंदी में भी यहाँ से देख सकते हैं। निर्मला सीतारमन जी की बात करें तो छठी बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमन जी दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं, जिसकी प्रस्तुति को निर्धारित किया गया है हर साल की तरह 1 फरवरी 2024 के लिए। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम बजट के रूप में काम करेगा। वोट ऑन अकाउंट के रूप में से संदर्भित है। देखिए वोट ऑन अकाउंट का सेंस क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका सेंस ये है कि अभी आपके हाल ही में 2-3 महीनों में इलेक्शन होने हैं देश के अंदर। तो इलेक्शन तक का जो प्रशासन चलाने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए सरकारी व्यय है उसको अधिकृत करने का काम करता है वोट ऑन अकाउंट के रूप में आपका एंट्रीम बजट, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मोरारजी देसाई जी के पास अंतरिम बजट सहित लगातार 6 बार उन्होंने एक तरह से अंतरिम बजट के साथ 10 बार टोटल बजट को पेश किया है और वो ऐसे करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए अभी निर्मला सीतारमन जी आगे बढ़ रही हैं। क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट हैज़ मार्सक रिसेंटली रिवील इन टर्म्स ऑफ शिपिंग इनोवेशन। तो इसका जो संबंध है ये है आपका सबसे तेज कंटेनर जहाज, ठीक है। तो ये सबसे तेज चलने वाला कंटेनर जहाज है। इसकी देखिए जो इमेज है ना वो आगे हो गई है यार, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो कृत्रिम है ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसका ये इमेज है। फिलहाल मैं आपको जो हमारा मार्सक शिप है ये दिखा देता हूँ। ये है आपका मार्सक शिप, ठीक है। इसकी इमेज को आप यहाँ से देखेंगे, ये मार्सक शिप है और ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंटेनर शिप है। इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे था हमारा मार्सक, ठीक है। मार्सक जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है NA मार्सक। ये एक रेवोल्यूशनरी कंटेनर वेसल है और इसको पावर दिया गया है, ये मतलब चलेगा आपका मेथनॉल से, ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन से। और किसके लिए किया गया है ये, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि हम सस्टेन रहते हुए जो है अपने शिपिंग कल्चर को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर है जिसका फ्यूल है ग्रीन मेथनॉल, ठीक है। इसकी कैपेसिटी आप समझ सकते हो 16,000 कंटेनर, जिसकी ऊंचाई जो है 20 फीट तक हो सकती है, ठीक है, उनको लेके जा सकता है। और ये एक सिग्निफिकेंट लीप है जहाँ पे हम इको फ्रेंडली रहते हुए मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को पूरा कर पाएंगे।
ओके, यहाँ पे सब हिंदी में मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे विच एआई स्टार्टअप फाउंडेड बाय ओला's फाउंडर हैज़ रिसेंटली बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न। तो करेक्ट आंसर है आपके पास कृत्रिम एआई। ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के ही इसका नाम रख दिया गया है कृत्रिम। ठीक है, और इसी को देवनागरी साइंस में यूज़ करते हुए इंग्लिश में लिख दिया गया है। ठीक है, कृत्रिम का ही इंग्लिश साइंस में लिख दिया गया है कृत्रिम, यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये आपका एक यूनिकॉर्न बन गया है। ओला के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब जो इसकी इमेज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हैं ओला के फाउंडर और ये कृत्रिम का इमेज यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है। वो इमेज आगे पीछे क्वेश्चंस में हो गई है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे भावेश अग्रवाल इनका नाम है। ये मार्सक शिप है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो इसको आप यहाँ पे एक तरह से थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, कृत्रिम की इमेज यहाँ पे आप थोड़ा-सा कंसीडर कर लें अपने माइंड में। भावेश अग्रवाल जो आपके ओला के फाउंडर हैं, उन्होंने $50 मिलियन को रेज़ किया था अपने एक न्यू वेंचर के लिए जिसका नाम था कृत्रिम, और इसका संबंध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और फर्स्ट भी हो गया हमारा। ये जो फंड है ये अराउंड करता है मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और साथ ही जो कृत्रिम एक कृत्रिम के पार्टनर हैं उनके साथ, और इसका टोटल वैल्यूएशन हो गया है आपका $1 बिलियन का। ठीक है, टोटल वैल्यूएशन है इसका $1 बिलियन का, तो उसके हिसाब से 1 बिलियन को टच करते ही ये बन गया है एक यूनिकॉर्न। भावेश अग्रवाल, इनको हम जानते हैं इनकी सक्सेस के लिए, इन्होंने शुरुआत करी थी देश के अंदर ओला की और ओला इलेक्ट्रिक की। तो टेक एक्सपर्टीज़ के अंदर एआई की शुरुआत इन्होंने कर दी है और उसमें इनको सफलता मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेयर वाज द रेयर गोल्डन टाइगर रिसेंटली स्पॉटेड। तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में आपका गोल्डन टाइगर को स्पॉट किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर हम देखें तो गोल्डन टाइगर जो हैं ये बंगाल टाइगर ही हैं। ठीक है, ये कोई सेपरेट सब स्पीशीज़ नहीं है, बस जेनेटिक कुछ चेंज हुए हैं जिनकी वजह से इनका स्वरूप ऐसा हो गया है। रेयरिटी की बात करेंगे तो ये जंगलों में जनरली बहुत ही कम देखे जाते हैं। ठीक है, और इवन रेयर इन कैप्टिविटी। तो इसके अलावा आप देख सकते हो बंगाल टाइगर जो है कलर वेरिएशन के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। जो इनका ब्लैक पिगमेंट वाला एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे इनके ग्रोथ बढ़ते हैं और ये वाइट कलर के नज़र आने लगते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये इसकी जो सिचुएशन है, यानी कि जो इसकी स्थापना है वो असम के अंदर है। ठीक है, तो असम के अंदर ये स्थापित है और ये अब तक ये ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिक्लेरेशन की बात करें तो नेशनल पार्क के तौर पे इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। यूनेस्को ने इसको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के रूप में शामिल किया था 1985 के अंदर, और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2006 के अंदर। साथ ही है एक बर्ड कंजर्वेशन एरिया भी है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे पॉइंट यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नाटोज लार्जेस्ट वॉर एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के दौरान अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसको भी मैंने आपकी लास्ट करंट अफेयर क्लास में कवर किया था, तो आप इसका जवाब देंगे मेरे को कमेंट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सौर मिशन का नेतृत्व कौन करेगा। तो उसका करेक्ट आंसर है आरईसी लिमिटेड। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आरईसी लिमिटेड की फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। ठीक है, आरईसी, तो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक एनबीएफसी है जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सौर मिशन का नेतृत्व करेगी। ठीक है, तो आरईसी काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई के अंदर ये काम करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको इंस्टॉल करना है रूफ टॉप सोलर को, यानी कि 1 करोड़ हाउस होल्ड। तो 1 करोड़ का जो ये नंबर दिया गया है इसको आप ध्यान रखेंगे। 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफ टॉप सोलर जो प्रोवाइड करने हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, ये लार्जर गोल है जिसके तहत भारत सरकार 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर एनर्जी को स्थापित करेगी 2026 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, कल की न्यूज़ है, इसको आप देख सकते हैं। नोडल एजेंसी है आरईसी जो काम करती है एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। यहाँ पे योजना का हिंदी में जो है ट्रांसलेशन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ जो करंट अफेयर्स हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। इसको मैंने एमसीक्यू फॉर्म में ना करके पॉइंटर्स में दे दिया है। तो इसरो ने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी ट्रांसमीटर डेट एसजी विकसित किया है।
तो डेट एसजी हाल ही में खबरों में था, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मछुआरों के लिए आपदा चेतावनी ट्रांसमीटर। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट। आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि भारत की इसमें जो रैंक है वो क्या रही है। ये आपको कमेंट में बताना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। ओके। अरुणाचल प्रदेश के 12 विशिष्ट उत्पादों को मिला है जीआई टैग। तो यहाँ पे वो जीआई टैग मेंशन कर दिए गए हैं। टेक्सटाइल के अंदर आपका ताई खामती, अपतानी, मोनपा, नीशी, गालो और आदि। और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से मेंशन है। अब जो 7वां नंबर है वो है आपका आदि अपोंग दाव है, ये एक तलवार है, ठीक है। और इसके अलावा है आपका अनियात मिलेट, तो ये एक मिलेट हो गया। मोनपा हैंडमेड पेपर, ये एक पेपर है। सिंगफो फैलप, ये आपका सिंगफो टी है, यानी कि चाय का एक प्रकार है। इसके अलावा है आपका मरुआ आपो, तो ये भी एक मिलेट का बेवरेज रूप में एक तरह से उत्पाद है जिसको जीआई टैग के रूप में सम्मानित किया गया है। ये सारे ही आपके अरुणाचल प्रदेश से हैं। नेक्स्ट आपके पास एनजीओ प्रथम ने शिक्षा रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स जारी की है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, बियॉन्ड बेसिक्स हाल ही में खबरों में रहा था। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो एनजीओ प्रथम द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये ना एनुअली तौर पे 18वीं रिपोर्ट है इस साल, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब करेंगे हम स्टैटिक जीके। थोड़ा सा जो मैंने आपको बता रखा है कि डेली हम थोड़ा-थोड़ा स्टैटिक पढ़ते रहेंगे ताकि हमारे दूसरे सेक्शन भी कवर होते रहें स्टैटिक जीके के अंदर। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आज का टॉपिक है। उगादि फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के अंदर। वहीं बात करें द्री फेस्टिवल, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कच्छ उत्सव है आपका गुजरात का। मांडो फेस्टिवल है गोवा के अंदर। आपका दोस्त मोचे फेस्टिवल ये है कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर। ओणम को मनाते हैं हम केरल। लोकरंग फेस्टिवल एंड खजुराहो फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाते हैं हम मेघालय में। याओशांग फेस्टिवल मनाते हैं मणिपुर में। चपचार कूट फेस्टिवल मनाते हैं मिजोरम के अंदर। देखिए यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ हुआ था ना कुट, तो कुट वाले जितने भी फेस्टिवल हैं ये आपके मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। वहीं बात करें हॉर्नबिल, तो ये नागालैंड का फेस्टिवल है। और खर्ची पूजा को सेलिब्रेट करते हैं हम त्रिपुरा के अंदर। ओके, यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ये इनिशिएट है सहचर का। थैंक यू।